वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट पे 1928। लास्ट लेक्चर में हम लोग दिल्ली प्रपोजल और साइमन कमीशन पे बात कर चुके हैं जो थी 1927 तक के हालात। अब 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है हम लोग उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड, देन इसकी सजेशन पे बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट की, जो इसकी डिमांड्स थी नेहरू की। देन रिएक्शन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीडर्स की बात करेंगे और देन व्यू ऑफ काइद देखेंगे इस पे और फिर कंक्लूजन। ठीक। अब बैकग्राउंड की बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेंजर में इस पे बात हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स थे, देन फेलियर ऑफ दिल्ली प्रपोजल एंड साइमन कमीशन। और उससे बढ़ के लॉर्ड ब्रेकनहेड ने एक चैलेंज शुरू किया था कि अगर आप लोग एक इतने काबिल हैं तो एक यूनानिमस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना के दिखाएं। और इसने ये क्यों कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो चुका था, सिंस दिल्ली प्रपोजल की बातें भी नहीं मानी गई और फिर साइमन कमीशन की बात भी नहीं मान रहे थे, तो किसी बात पे दोनों पार्टीज एग्री नहीं कर रही थी। तो इस वजह से लॉर्ड ब्रेकनहेड ने कहा कि अगर आप लोग इतने काबिल हैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाएं। तो इस आंसर को चैलेंज करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद को बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्ट और एक ऊंची चीज़ समझते थे। तो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी और उस कमेटी को इन्होंने काम दिया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसके हेड थे मोतीलाल नेहरू। ठीक। और उस कमेटी ने इलाहाबाद रही 3 महीने के लिए और 3 महीने बाद इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार किया जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। अब नेहरू रिपोर्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियंस टू ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता था ब्रिटेन से या लंदन से। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम अपनी अपनी सजेशन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते थे उनको डिस्कस करते थे और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह कर दी जाती थी। अब इस चैलेंज को व्यू को ये देखने के लिए मद्रास सेशन में एक, आपको पता है कि मद्रास में एक कांग्रेस का सेशन होता है जिसके बारे में मेरी पिछली वीडियो में बात हो चुकी है जो हम लोगों ने बनाई थी दिल्ली प्रपोजल की। अब इसमें होता क्या है कि ये लोग रेटिफाई कर देते हैं दिल्ली प्रपोजल को और खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और उसके जो हेड होते हैं वो पंडित मोतीलाल नेहरू होते हैं। और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू हैं जो बाद में इंडिया के एक बहुत ही फेमस और नोन पॉलिटिशियन थे और इसके वज़ीर आज़म भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, वो कहते हैं कि हमें जो कंप्लीट सेल्फ रूल है या डोमिनियन स्टेटस है हमें वो चाहिए। और इसके बारे में गांधी कहते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल डिमांड है, इसको हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए। इसकी बात करते हैं कि डिमांड्स क्या क्या थी इसकी नेहरू रिपोर्ट की। फर्स्ट वाज द कंप्लीट इमेंसिपेशन फॉर इंडिया, मतलब सेल्फ रूल, ये हो गया। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बात को याद रखिएगा कि इसमें नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हम लोगों ने यूनिटरी किस्म की जो गवर्नमेंट है ये बनानी है, यूनिटरी किस्म की। ठीक है। हम लोगों ने फेडरल का जो कायद डिमांड कर रहे थे कि फेडरल, अब कायद फेडरल इसलिए कर रहे थे कि फेडरल में आपको पता है कि सूबों के पास काफ़ी ज़्यादा रेजिडोरी पावर होती हैं और वो अपने इंतजामात पे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनका कंट्रोल होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूनिटरी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका ज़्यादा अमल दखल होता है। सिंस इंडिया इज़ अ फेडरेशन, अभी भी ठीक है, इंडिया इज़ अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी टिल्ट। ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में, तो इस टॉपिक के बारे में भी बात होगी लेकिन अभी ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये था कि कायद ने कहा था कि हमें फेडरल चाहिए, ये कह रहे थे कि यूनिटरी चाहिए, लेकिन जब हम लोग 1947 के बाद आज़ाद होते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी बेसिक से हट गए, हम लोगों ने इसकी तरफ चले गए यूनिटरी, वन सिस्टम की तरफ चले गए, वन यूनिट सिस्टम जो यहाँ वन यूनिट स्कीम है उसकी तरफ। इस बारे में भी काफ़ी डिस्कशन होगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में अभी नहीं। अब रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या डिमांड्स, अब इसमें क्या था कि कायद कह रहे थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लेकिन नेहरू कहते हैं कि यार आप लोग तो 25% से भी कम है तो आपकी 1/3 रिप्रेजेंटेशन नहीं बनती, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया अभी तक के लिए। ठीक है। दिल्ली प्रपोजल की दोनों डिमांड्स को इन्होंने कहा कि रिजेक्टेड है। ठीक है। ये भी अब नो सेपरेट इलेक्टोरेट ये भी कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट को भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक। और लखनऊ पैक्ट को एक किस्म का इन्होंने
तोड़ दिया। अब सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई और इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान। समझ आ गई डिमांड्स की, ये 4-5 डिमांड्स थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, नेहरू रिपोर्ट की। खैर और तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग उस लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे रेलिवेंट है। अब कंसिडरेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। अब जिना सफर अबलो किस तरह से कि जो महाराजा ऑफ मोहम्मदाबाद थे और उनके जो क्लोज फ्रेंड थे एमसी चावला, इन दोनों ने नेहरू रिपोर्ट को साइन कर दिया, ठीक। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 22 दिसंबर 1928 को। इट वाज प्रिंसिपली जिना हु प्रिवेंटेड द मुस्लिम लीग फ्रॉम एक्सेप्टिंग द नेहरू रिपोर्ट। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सिंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी तो इस नेहरू रिपोर्ट को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और वो जिन्ना थे जिन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग को भी कायल किया कि हम लोगों ने इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करना, ठीक है। और एज क्यों नहीं करना, क्योंकि जिन्ना वाज आइडियलिस्ट पॉलिटिशियन और लहर के खिलाफ से वो प्रूडेंट और फेवर किसको करते थे, रिटर्न गारंटीज को, सिंस रिटर्न गारंटीज तो थी नहीं और एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल को ये मानते नहीं थे, तो मानना भी नहीं चाहिए। जो रिटर्न गारंटीज हैं हमें उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। सो इन्होंने कहा कि अब जो द एरा ऑफ हिंदू मुस्लिम डिटाउंट वाज अवर। क्यों डिटाउंट मतलब कह लें कि एक जो रिफ्ट होती है दोनों के दरमियान में, दोनों पार्टीज के दरमियान में, और वो एक टाइम के लिए छुपी रहती है, लेकिन अल्टीमेटली उसने सामने आना होता है। सिंस द एरा वाज हार्मनी वाज अवर। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रिएक्शन क्या था। तो मौलाना शौकत अली कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही सख्त किस्म का रिएक्शन दिया, कि वो कहते हैं कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम फॉन्ड ऑफ कीपिंग हंटिंग डॉग्स, ठीक, एंड आई हैव नेवर सीन देम ट्रीट अ रैबिट लाइक द हिंदूज हैव ट्रीटेड द मुस्लिम इन नेहरू रिपोर्ट। अब उनके कहने का मतलब ये था कि एक आम सी बात है कि जो हंटिंग डॉग्स होते हैं उनकी मदद से जंगली खरगोशों को पकड़ा जाता है, और सिंस वो वेरी ब्रूटल तरीके से, अगर आप लोगों ने शिकार किया हो उनके साथ तो आपको पता होगा कि ब्रूटल तरीके से पकड़ते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने अपने जो हंटिंग डॉग हैं उनको उस खरगोश को, जंगली खरगोश को, इस तरह ट्रीट करते नहीं देखा जिस तरह नेहरू रिपोर्ट में हिंदुओं ने मुसलमानों को ट्रीट किया है, ठीक। और सर आगा खान कहते हैं कि एनी सेंसिबल पर्सन कैन नॉट थिंक दैट मुस्लिम विल एक्सेप्ट दिस इंसल्टिंग कंडीशन। सो ये मुस्लिम लीग की रिएक्शन था। व्यू ऑफ कायद देखते हैं। कायद कमेंटेड द रिपोर्ट फ्रॉम नाउ द पाथ्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर सेपरेट। सिंस कह लें कि हिंदू की जो धोखा देखी थी उसकी वजह से कायद ने कहा कि अब से हिंदू और मुस्लिम के पाथ सेपरेट हैं, और ये जो पाथ सेपरेट हुए वो ख़त्म होते हैं पाकिस्तान के बनने पे आके, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट सबसे स्टार्ट हो रही है, कह लें कि एक बाकायदा किस्म से पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है। अब यहाँ तक आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ तक किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान तो क्या सेपरेट स्टेट का नाम नहीं लिया, और ये बात हो रही है 1928 की। और 1929 में जब कायद अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, सॉरी 14 पॉइंट्स जब कायद देते हैं 1929 में, तो उसमें भी सेपरेट स्टेट की बात नहीं हो रही होती। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सिंस 1929 तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने बात की सेपरेट इलेक्टोरेट की और रिप्रेजेंटेशन की 1/3, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं की, ना सेपरेट स्टेट की ना पाकिस्तान की किसी चीज़ की। इससे ज़्यादा हम लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, ये बात अपने याद रखनी है। और अगर मैं ये कहूँ ना इस चीज़ों को, इन चीज़ों को सामने रख के कि पाकिस्तान के बनाने में मुसलमानों का कम और हिंदुओं का ज़्यादा हाथ है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और हिंदुओं का ज़्यादा हाथ है इस चीज़ में। क्योंकि आप लोग देखें 1929 तक हम लोगों ने क्या डिमांड की है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, और या रिप्रेजेंटेशन की, और जो कि हर कम्युनिटी का हक है। अगर आप लोग डेमोक्रेसी में है तो हर कम्युनिटी को इस चीज़ की हक है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो सिंस हिंदुओं के बाद जो सबसे बड़ी मेजोरिटी थी तो वो थे मुस्लिम, तो इन्होंने एक 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांगी और एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। और हिंदुओं ने इन फिट ऑफ हिंदुइज्म या कह लें कि वो इसने मेजोरिटी के चक्कर में इन्होंने कहा कि हम लोग इनको साइड लाइन पे लगाते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी को साइड लाइन करेंगे तो वो रिएक्ट करेगी और बहुत ब्रूटल तरीके से रिएक्ट करेगी। सिंस यही हुआ, फिर क्या होता है कि पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 1930 से ऑनवर्ड।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 1929 के जो आयत के 14 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर इलाहाबाद का जो एड्रेस है 1930 का, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कंक्लूजन पे बात करें तो द सजेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट वर बेस्ड अपॉन मुस्लिम एनिमिटी, नो डाउट, और वर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ मुस्लिम, क्योंकि इसमें कोई राइट्स ही नहीं थे मुस्लिम के। एक सिंस एक अच्छी खासी कम्युनिटी है जिसकी 70 to 80 मिलियन पॉपुलेशन है, तो आप उसको साइडलाइन कभी भी नहीं लगा सकते, आपको उनको साथ मिलके चलना पड़ेगा। और अंडर द सजेशन ऑफ हिंदूज हैड ऑल टुगेदर फॉरगॉटन अबाउट द लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट को भी भूल के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं दी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट को देखा मुसलमानों के। और ये ट्रूली शोज करता है कि हिंदुओं का फेस नंबर वन, फर्स्ट ये कि हिंदू वर सिवियर एनिमीज ऑफ मुस्लिम, नो डाउट। और सेकंड, अभी भी आप लोग देख लें, हिंदूज आर ब्रेकर ऑफ प्रॉमिस, क्योंकि इन्होंने अब 1947 में भी इन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया था कि हम लोग इसमें प्लेबसाइड करवाएंगे कश्मीर में, और वो आज देख लें अभी तक नहीं हुआ, सॉरी 1947 में नहीं, जो 1949 में आई थिंक। तो दिस इज वाई कायद गेव 14 पॉइंट्स। अब आपको पता चला कि कायद ने 14 पॉइंट्स क्यों दिए। 25 मार्च 1929 को नेक्स्ट ईयर डॉक्टर अल्लामा इकबाल गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट इस्लामिक स्टेट। ये 1930 की बात है कि फर्स्ट टाइम in the history of the subcontinent a man speak for a Muslim state, and that was Iqbal. That is the reason he is called the dreamer of Pakistan या मुफक्कर of Pakistan, ठीक है। अब कायद ने जो 14 पॉइंट्स दिए ना, तो उन्होंने खुल के दिए, इन्होंने कहा कि हमें ये राइट्स दोगे तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, वरना नहीं। सिंस तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना जो कायद के 14 पॉइंट्स हैं, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट हमें दिया जाता है 1930 में, तो इसको हम लोग खुल के डिस्कस करेंगे या अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमें 1930 से ऑनवर्ड 1947 तक के जो हालात हैं उनकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और 1930 के जो वीडियो होगी उसके एंड पे मैं अभी तक के जो हालात थे उनका एक ओवरव्यू भी करूँगा, ताकि जिसने पिछली वीडियोस नहीं भी देखी उसको कुछ बातें क्लियर हो जाए 1930 से 1947 तक, ठीक। सो अभी तक आप लोगों का नेहरू रिपोर्ट से मुतालिक या जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उनसे मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है या आने वाली जो वीडियोस हैं, जो आने वाले टॉपिक्स हैं, उन पे आपको वीडियोस बाकायदा तौर पे मिलती रहें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा कायद के 1929 का जो 14 पॉइंट्स थे उस पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।